जय हिंद बच्चों। तो मैट्रिसेस का एमसीक्यू लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए। देखिए इसमें कहा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन में, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग एक्स रोज एंड वाई कॉलम्स इज डिनोटेड बाय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, एक अगर मैट्रिक्स है तो उसमें कितने रोज हैं, रोज रोज मतलब हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है, और कितने कॉलम्स हैं, तो उसे मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरह से। कितने भी हो सकते हैं वो तो खैर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं अगर इसके जगह पे एक्स रोज होते और वाई कॉलम होते तो एक्स क्रॉस वाई से हम रिप्रेजेंट करते, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। ये कंसेप्ट वाली वीडियो तो यार पहले आप लोग देख के आइए, क्योंकि यहाँ पे मैं मतलब बता दूंगा कुछ भी और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, प्लीज़, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर रखिए ताकि एमसीक्यूज में करवाऊँ। यहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें वही है जो पहले बताए हुए हैं, बस आपको एक तरीके से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ चीज़ें। मैं कॉन्सेप्ट ना बताकर एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जिससे आपको सारी जो पहले की चीज़ें हैं वो दोबारा से आपको एकदम कन्फर्म सा हो जाए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट देखिए, इसके लिए आपको आना ही पड़ेगा। कहते थे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज, कुछ नहीं है। अगर एक में मान लेते हैं 10 एलिमेंट हैं और दूसरे में मान लेते हैं कि भाई 6 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे दोनों के प्रोडक्ट में, है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ओहो, दो दो मैट्रिक्स नहीं है, एक ही मैट्रिक्स है। एम क्रॉस एन क्या होता है आपके पास, एम आपके पास रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और आपके पास जो एन होता है वो आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं रो और कॉलम कुछ इस तरह से आपके पास गिवन है, ठीक है। मान लेते हैं रो में m एलिमेंट है और कॉलम में n एलिमेंट है, तो टोटल मल्टीपल कितना, जैसे मान लेते हैं 3 रो है और 4 कॉलम है, तो टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर कितना आएंगे पता है, 3 4 जो 12, और कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेना है इसको, तो m इंटू n आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसमें A2 3 वो चाहिए। जो छोटा वाला ये होता है वो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये जो फर्स्ट वाला 2 होता है वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो सेकंड वाला होता है वो आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो कहता है एलिमेंट होना चाहिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का। सेकेंड रो ये रहा और थर्ड कॉलम देख लीजिए, थर्ड कॉलम ये रहा, ठीक है। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे, तो -2 इसका आपके पास आंसर हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। चलिए द मैट्रिक्स ए कुछ इस तरह से है। हमसे कहा जाता है ये क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो कॉलम इक्वल है तो रेक्टेंगुलर हो नहीं सकता। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम ही होने चाहिए, तो वो भी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, 1 1 1 होता है डायगोनल में, बाकी सब जगह आपके पास 0 0 0 0 आपको देखने को मिलता है। और ध्यान रहे ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब m इजिकल टू एन, m इजिकल टू एन का मतलब रो और कॉलम क्या होने चाहिए आपके पास, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, तो क्या बचा डायगोनल। तो डायगोनल को कैसे आप याद रखेंगे, सारे एलिमेंट 0 होते हैं एक्सेप्ट डायगोनल। डायगोनल में कुछ भी आपके पास रैंडम एलिमेंट हो सकते हैं। ध्यान रहे इधर वाला डायगोनल नहीं लेना, लीडिंग डायगोनल होता है लेफ्ट टू राइट वाला, ठीक है ना। लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, हमेशा वो वाला डायगोनल लेना आपको, ठीक है। मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल आपको मानना है, ओके। ये मैट्रिक्स ऑर्डर है आपके पास 3 क्रॉस 1, मतलब 3 रो हैं और 1 कॉलम, ठीक है। उस एलिमेंट इज ए आई जे आर गिवन बाय, कुछ इस तरह से। देखिए 3 रो 1 कॉलम है ना, तो ऐसे बना लेते हैं 3 रो 1 कॉलम। तो यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे बनाना पड़ेगा लंबा सा चिटिंग करके। यहाँ मान लेते हैं ए है, यहाँ मान लेते हैं बी है, यहाँ मान लेते हैं ए है, यहाँ मान लेते हैं बी है, यहाँ मान लेते हैं सी है। लेकिन वैसे भी ना मान के हम ऐसे मानेंगे इसको, A1 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का। इस तरह से हम एलिमेंट्स को जनरली मानते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपके पास इस ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स। हम कहता है एक एलिमेंट है इस तरह से, है ना, ए आई जे इज दिस, तो आपके पास जो मैट्रिक्स होंगे वो क्या निकल कर आएंगे। तो देखिए ए आई जे आपके पास गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i प्लस का जे। इनको हमने क्या करा है, इनके रो और कॉलम के हिसाब से हमने इनकी नेमिंग कर दी, कौन सी इसकी पोजीशन होने वाला है, 3 रो और 1 कॉलम के हिसाब से। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट देखें तो A1 1 है, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि ए रो भी 1 कॉलम भी 1। ध्यान रहे एम एन में से जो एम होता है वो भी रो को रिप्रेजेंट करता है, एन होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और आई क्रॉस जे जो होता है, या फिर सिंपली आई जे आप जब लिखते हैं तो उस केस में आई जो होता है, आई, ठीक है ना, सिंपल आई जे लिखते हैं। आई जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है वो भी कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब चीज़ों को समझिएगा, इन दोनों में जनरली बहुत बार बच्चों को मतलब कन्फ्यूजन सी रहती है कि यार एम और एन रो और कॉलम के लिए यूज़ करते हैं, आई और जे है वो से भी हम रो और कॉलम के लिए यूज़ करते हैं, तो भाई डिफरेंस क्या है, हम किसे कब कहाँ कैसे यूज़ करेंगे।
So the very simple answer is m cross n is used to represent the रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स पूरे मैट्रिक्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये मैट्रिक्स है, तो इसमें एक एक दो एक एक दो, मतलब एक दो रो है और एक एक दो कॉलम है, तो दो रो है और दो कॉलम है। तो ये m क्रॉस n मैट्रिक्स की बात करी, यहाँ पे आपने एलिमेंट्स की बात नहीं करी, ठीक है ना, यहाँ पे आपने पूरे मैट्रिक्स की बात करी। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स का ये एक एलिमेंट है 5, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी पोजीशन होगी ए, मान लेते हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, उसकी पोजीशन है सेकंड रो और सेकंड कॉलम A22। तो इसमें जो 2 और 2 आया है वो I और J को रिप्रेजेंट कर रहा है, I और J को। मतलब आप डिफरेंस समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, कि I और J को हम यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एलिमेंट कौन से रो में है और कौन से कॉलम में उसको बताने के लिए। और M और N को हम यूज करते हैं पूरे मैट्रिक्स, जैसे इसी मैट्रिक्स की बात करी हमने, तो इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम है, सो दिस इज योर M, दिस इज योर N। तो M और N पूरे मैट्रिक्स के रो और कॉलम को बताने के लिए यूज करते हैं, while IJ is used to represent to indicate the number of rows and number of columns of an element। Got it? चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। अब जैसे कि इसी की बात कर रहे हैं, ये हमने मैट्रिक्स लिया हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रो एंड कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे तो 1 1, तो I और J की जगह 1 1 पुट कर दिया, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी 3। नेक्स्ट 821 है आपके पास, 21 मतलब I2 है और J 1 है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 + 1 5, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 3 1 है, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 5 7, कॉलम वाइज 3 5 7, ऑप्शन नंबर बी आपके पास कंप्लीटली करेक्ट हो जाएगा। तो कई चीज़ें एक्स्ट्रा भी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, ये कंसेप्ट के अंदर आते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस की कोई दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप आंसर कर लेंगे। द सेम क्वेश्चन इज हियर, ए मैट्रिक्स 3x2 है, एलिमेंट AIJ है, दिस वन। तो आप पहले 3x2 का बनाए मैट्रिक्स, 3x2 का ऐसे बनेगा, मतलब 3 रो होने चाहिए, 1 रो 2 रो 3 रो इस तरह से, और 2 कॉलम होने चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं 3 रो बनाने हैं, तो ऐसे बना ले 1 2 3, ठीक है, ए है, और 2 ही कॉलम होने चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, बस इतना ही होने चाहिए। तो ये इस तरह से आपके पास बनेगा। तो मतलब इसमें पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो मतलब कोई चांस ही नहीं कि हो पाए। अब देख C और D में से आपके पास कंफर्म है कि इन दोनों में से कोई सा एक होगा, अब कौन सा होएगा वो अपने को भी नहीं मालूम भाई, ये चीज़ अपने को भी नहीं मालूम, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अब इनके पोजीशंस को हम इंडिकेट करते थे फटाफट। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, राइट। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब इन सब की IJ की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पे पुट करते जाइए। 1 + 1 कितना हो गया 2, यहाँ पे I और J में 2 आ गया, तो ये वाला एलिमेंट 2 हो गया, है ना। दिस प्लस दिस 3 हो गया, दिस प्लस दिस कितना हो गया 3 हो गया, दिस प्लस दिस 4 हो गया, दिस प्लस दिस, क्योंकि I और J कंडीशन है प्लस का, 3 1 4 हो गया, 3 3 6 हो गया। अब ये चेक कर लीजिए कौन सा एलिमेंट है, ये वाला ऑप्शन नंबर C। खत्म बात, हो गया आंसर, ठीक है ना। बस इतना सिंपल होता है, बस आपको चेक करना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए कहते हैं इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, अलग अलग मैट्रिक्स हम डिफरेंट ऑर्डर्स के कितने बना सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपको मैं बता दूं, जब भी ऐसा कुछ ऑर्डर्स पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स लिख लीजिए। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा, इनके अलावा और कुछ नहीं। ध्यान रहे मैंने प्राइम फैक्टर्स नहीं बोला है, ओनली फैक्टर्स बोला है, ठीक है, जिससे ये कट जाते हो। अब आपको पता करना है कि यार किससे कौन कौन से इनके ऑर्डर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 1 और 12, फर्स्ट और लास्ट चूज कीजिएगा, ठीक है। तो 1 क्रॉस 12 का हो सकता है, ये पहला ऑर्डर। आप आगे पीछे करते हैं तो 12 क्रॉस 1 का हो सकता है, ठीक है। अब 2 क्रॉस 3 ले सकते हैं, 2 क्रॉस 6 आई मीन, मल्टीप्लाई करेंगे 12 एलिमेंट्स ही रहेंगे, या फिर 6 क्रॉस 2, ये 2 और मैट्रिक्स बन गए। उसी तरह से 3 क्रॉस 4 का बना सकते हैं, नहीं तो 4 क्रॉस 3 का, तो 2 2 4 2 6, टोटल 6 आपके पास पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं इस ऑर्डर के, मतलब डिफरेंट ऑर्डर्स के, अगर उसके पास 12 एलिमेंट्स होंगे तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन करवाया आप लोगों को, IJ वाला, एक ये वाला 5th वाला क्वेश्चन और एक ये वाला 6th वाला क्वेश्चन। बस इसमें ये वाली चीज़ फिर से यहाँ पे आपके पास गिवन है, I और J पोजीशन के हिसाब से 1 2 पुट करना, आपके पास एलिमेंट तैयार मिलेगा। आई होप आपको ये चीज़ जो है इजीली समझ में आ जाएंगे, राइट। चलिए
हमसे यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए और तीनों को सम कर दीजिए। देखिए एक्स की वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गया प्लस, वाई की वैल्यू कितनी है 5 हो गया प्लस, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3, तो 5 3 8 और 1 9, 9 आंसर है आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए सेमी क्वेश्चन है ये, तो x माइनस वाई किसके इक्वल होगा -1 के, x माइनस वाई किसके इक्वल होगा -1 के, और एक्स वाई वाला और ले लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 0 के। सॉल्व कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा माइनस का x, इधर बचा -1, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, चलो भाई x की वैल्यू तो थोड़ी देर के लिए 1 रहने देते हैं। अब यहाँ से 1 की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देता हूँ तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यहाँ से हम निकालेंगे तो आ जाएगा 1 + 1 और ये उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है, चलिए y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। चलिए x और y निकल गया, अब यहाँ से निकाल लेंगे 2x + z किसके इक्वल आएगा, 2x + z आएगा 5 के इक्वल, सेम पोजिशन वाली, राइट। चलिए x की जगह पे आपके पास 1 थी, 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 2 उधर चला जाएगा, जेड की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। लो जेड की वैल्यू 3 आ गई। अब डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इसके इक्वल होगा 13 के इक्वल होगा, तो जेड की वैल्यू अभी हमने 3 निकाला, 3 3 जा 9, 9 उधर चला जाएगा, 13 - 9 विच इज़ 4, तो जेड की वैल्यू 4 आ गई। 1 2 3 4 आया, तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो 10 हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। अगले में कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता था याद रखिए, रो को हम कॉलम बना देते थे और कॉलम को हम क्या करते थे, रो बना देते थे। ठीक है, इसमें कहा जाता है द नंबर ऑफ रोज इज सेम एज दैट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। देखिए अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहता है, जैसे कि मेरे को अभी मान लेते हैं कि कंफर्म नहीं, लेट से मैंने ऐसा कुछ लिया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेते ही ये क्या हो जाएगा, ये वाले जो रो हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये वाला भी रो 1 5 3 मान लेते हैं। तो अब एक बात देखिए, पहले जितने रो और कॉलम थे क्या अब भी उतना ही रो और कॉलम है, इसमें 2 रो 3 कॉलम थे, अब ये इसमें कितने हो गए, 3 रो, 3 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए, तो ये तो उलट जाता है। मतलब जिस केस में सेम होंगे 2 क्रॉस 2 तो इसमें भी 2 क्रॉस 2 निकल कर आता है, लेकिन जब सेम नहीं होंगे तो आगे पीछे हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इज सेम एज दैट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो रो आपके पास सेम नहीं है, यहाँ 2 था 3 हो गया, तो ये तो गलत है भाई, है ना। तो इसमें बोला कौन सा ट्रू है, तो अभी गलत ही मिलेंगे कहीं आपको। द नंबर ऑफ कॉलम इज सेम एज दैट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो ऐसा भी नहीं है, कॉलम में भी चेंज आया तो ये भी गलत है। द ऑर्डर इज सेम एज दैट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो ऑर्डर भी सेम नहीं है, ये 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 2, ऑर्डर अलग है, ये भी गलत है, 100% यही शुरू होगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम एज दैट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट में चेंज आया इसमें, बिल्कुल भी नहीं, बताइए कैसे भाई, पहले भी 6 एलिमेंट तब भी 6 एलिमेंट है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा जाता है x + y = 8, x - y = 4, x और y को प्रोडक्ट करना है। सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल, x 2x, ये हो गया 12, x की वैल्यू 6 आ गए, x के 6 यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ गया, 6 दूनी 6 × 2, 6 दूनी 12, 12 ऑप्शन आंसर करेक्ट। MCQs में ज़्यादा टाइम मत लगाइए, ऐसे मतलब ऐसी कैलकुलेशन तो बच्चों वाली हो गई आपके लिए। ठीक है ना, चलिए यहाँ से वही करेंगे, आपके पास p + q + r की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से q की वैल्यू निकालिए टिडिंग टिडिंग करके, 2q = 4, qq = 2, यहाँ पे p - 2 p - q = 1 है, ये वाली पोजीशन इसके इक्वल रखा, q की वैल्यू हमने 2 निकाल दी, उधर चला जाएगा, p की वैल्यू 3 आ गई, p की 3 आ गई, q की 2 आ गया, r की और निकाल लेते हैं। मान लो ये वाली चीज़ है वो 9 के इक्वल है, 2q + 9, 2q + r = 9 है, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × q की जगह 2 है, प्लस का r = 9, 2 दूनी 4, r की वैल्यू 5, यहाँ पे प्लस का 5, 3 2 5, 5 और 5 कितना हो गया 10, खत्म बात। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाले हैं आपके पास, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना, चलिए अब इसमें आ जाता है हमारे पास, इफ़ x + 3 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 उधर भेज दो तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। चलो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7 हो जाएगी, तो 2,7, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, x और y की वैल्यू पूछी थी इसमें। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है जो कि मुझे थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, और ये भी ऊपर वाला ही क्वेश्चन की तरह कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम, m और n की वैल्यू निकाल कर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा, यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं चल रहा है कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, आगे देख लेते हैं, हमें a + b पूछा, a + b का मतलब
ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी, इनको ऐड कर देना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं मैट्रिक्स में, सिंपल, वेरी सिंपल। -2 को -7 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, +1, क्योंकि 3 +1 और ये -2 था, 1 आ जाएगा। 0 + 3 3 हो जाएगा। 5 + 4 9 हो जाएगा। अब आंसर मैच कर लीजिए। -3 1 3 9 9 9 9 9। अरे इसका मतलब हाँ, ये 9 नहीं है, सॉरी, ये 5 है, ठीक है ना। तो 5, अरे सही तो है, 5 + 4 9 हो गया। इनमें कहीं पे भी 9 है ही नहीं, इसका मतलब ये कुछ और नंबर है। लेट मी चेक। मैं ऊपर वाले को ऐड कर रहा था क्या, नहीं, नीचे वाले को ऐड कर रहा था मैं चेक कर लेता हूँ एक बार ये नंबर कितना है। और ये तो 4 है, चलो ठीक है। तो इसको कितना, -5 होगा ये, -5 -5 + 1 कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब मैच कर लीजिए, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। न्यूमेरिक वैल्यू अच्छे से दिख नहीं रहा, बट मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। सेम जगह वाले एलिमेंट्स को ऐड कर लेना है और नया मैट्रिक्स बना देना। ऑर्डर वगैरह सब कुछ सेम रहेंगे इसमें, ठीक है ना। ऐड तभी किए जा सकते हैं और सब्ट्रैक्ट तभी किए जा सकते हैं जब ऑर्डर आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। चलिए अगले वाले में इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देखिए a - b करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट करना है। -2 में 2 माइनस करना है तो -7 हो जाएगा। बड़े प्यार से भाई, सब्ट्रैक्शन में और ज़्यादा दिक्कत होती है। 4 में माइनस करेंगे -3 तो +3 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 3 में -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। -1 माइनस का 12 हो जाएगा। -7 7 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास ये वाली चीज़ है। देन वैल्यू ऑफ -3 टाइम्स ये, तो -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं, तो -12 हो जाएगा। -12 किस में, इसमें तीनों में। देखते हैं हम क्या, 3 से मल्टीप्लाई -6, -6 तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक आएगा। इसको करेंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा, दोनों में है। इसको करेंगे तो 27 आएगा, 27, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस मल्टीप्लाई करना था ए मैट्रिक्स को किससे, -3 से, ठीक है। स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, ठीक है। चलिए इसमें हमसे पूछा इस मैट्रिक्स में क्या इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो रो देख लीजिए, 1 2 3 रो है, तो 3 वाला ये ऑप्शन काट कर दीजिए। चलिए अब 3 इसमें नन ऑफ दिस बात की बात है। 1 2 3 4 5 5 है, तो 3 × 5, 3 × 5 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ये गलत, ये गलत, ठीक है। चलिए ए पता है, बी पता है, 3a + 2 भी पूछा है आपसे, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। अरे 3a + 2b का क्या मतलब है, पहले आप 3 से a को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 6, और ये सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेगा 9 बनेगा ना भाई भाई भाई। ओके, ये बनेगा 9, ये बनेगा 6, ये बनेगा 12, ये बनेगा 3, ठीक है। बीच में प्लस, अब इसको ऐड कर लेंगे बाद में। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना पहले, ये बनेगा 10, ये बनेगा 0, ये बनेगा 6, ये बनेगा 4, 2 से मल्टीप्लाई करते। अब ऐड कर दीजिए, 10 और 9 19, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, तीसरा ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि पहला एलिमेंट 19 आ गया, 19, ठीक है। चलिए 6 और 0 तो 6, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। अब ये पहला ऑप्शन यही है, खत्म, मत आगे ऐड करने की जरूरत नहीं। तो एमसीक्यू वाले में तो खैर टाइम क्यों ही लगाएं पूरा एक काम करके भाई, जब हमारा इतने से ही काम बन रहा है, तो है ना। चलिए हमसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स पूछा है, तो इसको उधर भेज देंगे तो हमारे पास ए मिल जाएगा। मतलब सब्ट्रैक्शन करना है और कुछ नहीं। ये जब उधर जाएगा तो 3 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो -1 बचेगा। -6 में -6 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। 5 में से -3 करेंगे तो 5 में से माइनस करेंगे -3 तो 8 हो जाएगा, और -8 में -7 करेंगे तो -15 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा है, -1 टिडिंग टिडिंग, -1 -12, -1 -12, 8 -15, 8 -15, -1 -12, 8 -15, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास ये वाली चीज़, ये आपके तो सीधा बुक से उठा कर दे दिया जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है ना। इसका मेरे हिसाब से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये वाला ऑप्शन सी, जहाँ तक मुझे याद है ना। चलिए फिर भी करके देख लेते हैं। कॉस थीटा सबको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और कॉस थीटा से साइन थीटा को करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। फिर कॉस थीटा से इसको करेंगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। कॉस थीटा से इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें सेम रहेंगी, प्लस कॉस रिप्लेस हो जाएगा साइन से और साइन रिप्लेस हो जाएगा कॉस से, ऐसा समझना है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे दे रखा है आपके पास, बट फिर भी यहाँ पे अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लेते हो। साइन से साइन करेंगे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। साइन से इसको करेंगे तो माइनस का साइन कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा।
फिर इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और साइन से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में प्लस है तो ऐड कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वैसे भी 1 होती है। इसको प्लस करेंगे तो 0 बना लेगा, इसको प्लस करेंगे तो सेम है, और प्लस माइनस करते 0 बना लेगा, इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा। मैंने कहा था ना यही आएगा, ठीक है ना, करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी जो आपको करवा दिए होते हैं जनरली एग्जाम्पल में से या फिर एक्सरसाइज में से, वो आपको यहाँ पे एमसीक्यूज में देखने को मिल जाते हैं, राइट। आपको यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और फिर सब्ट्रैक्शन करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6, 8, 10, 2x, ठीक है। और उसको फिर आपको प्लस करना है किसके साथ, इस वाले के साथ, तो आ जाएगा 6 1 7, यहाँ पे आ जाएगा 8 + y 10, तो 10 ही रहेगा 2x + 1। अब आप यहाँ ये वाला जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये आ जाएगा 7 0 10 5, ठीक है, ओके। तो ये तो हटा ही देते हैं, सेम जगह वाले एलिमेंट वैसे भी इक्वल होंगे, बट हमें निकालना क्या है आपके पास, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -8, चलो ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, 2x + 1 = 5 है ना, 5 ही है ना, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कितना निकलेगा, 2 निकल जाएगा। तो आपके पास एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है, और ये वाला माइनस एज इट इज छोड़ेंगे, और वाई की वैल्यू -8 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 8 आ जाएगा आपके पास 10। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 2 - 8 6 की तरफ जाते हैं, माइनस के 6 की तरफ, और ये ऑप्शन लगा देते हैं, विच इज कम्प्लीटली करेक्ट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस उसमें माइनस करना था, इसमें क्या करना है आपको प्लस करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपके पास। यहाँ पे डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू निकालनी, आई हाई हाई, यहाँ पे थोड़ा सा फील आएगा, क्या फील आएगा, देखिए a + b किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, और a × b किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, ठीक है। चलिए यहाँ से अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगा, यहाँ से a की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, 6 - b, यहाँ पे पुट कर दीजिए a की जगह पे 6 - b, और ये वाला b एज इट इज छोड़ेंगे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 8, b से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6b - b का स्क्वायर, और इज इक्वल टू आ जाएगा 8। इसको उधर ले जाते हैं, b² माइनस का 6b और प्लस का 8 है इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, आपकी मर्जी। आ जाएगा b² - 4b - 2b + 8 इक्वल टू 0। जनरली यहाँ पे तो आपको ईजी ही देंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिडिल टर्म नहीं देंगे, ठीक है ना। तो b की वैल्यू आ गई 2 और 4, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 4, सिर्फ b की वैल्यू पूछिए आपसे, वैसे भी b की वैल्यू नहीं, b की वैल्यू 2 और 4। तो चलो देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ से निकाल लेते हैं। a + b किसके इक्वल था, 6 के। चलो b की वैल्यू पहले हम लेते हैं 2, तो b की वैल्यू 2 लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 4। जब b की वैल्यू 2 लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अभी वो b की वैल्यू 4 भी तो है, जब b की वैल्यू 4 लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2, मतलब ये भी। तो ऑप्शन नंबर बोथ a एंड b आर करेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा इसको ध्यान से, प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हमसे कहा गया है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, 3×3 का है ये, हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। और हमसे कहता है a + a' किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। आपको एक चीज़ बता दें, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक होता है एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, एसिमेट्रिक नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शायद आप लोगों में है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि नहीं है, या पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बता दो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर आपने ट्रांसपोज लिया तो वापस वही आ जाए, ठीक है ना, वापस वही आ जाए आपके पास। तो अभी हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि ए है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया और ए में ऐड कर दिया, तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया ना तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। बट फिलहाल यहाँ पे सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक का कंडीशन हम नहीं लगाएंगे, रहने दीजिए, इनको सिंपल करके देख लेते हैं। ए में ऐड करना, प्लस करना है इसी में, किसको, a' को। तो a' क्या आएगा, करते जाते हैं, रो को कॉलम बनाते जाते हैं, 0 में -1 2 हो जाएगा, फिर इसको कॉलम बना देते हैं, 1 0 3 हो जाएगा, -2 -3 0 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दीजिए, जीरो से ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 0, ठीक है। 1 से इसको करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 0। 2 से इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 0। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स, आंसर इज 0 मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अगर आपके पास ऐसा कुछ है, x है, फिर y + 2 है, फिर z - 3 है, प्लस में ऐसा है, ऐसा है,
तो ये भी आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलवा रहा है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। पहले आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए मैट्रिक्स को, उसके बाद इसके इक्वल रख लेंगे। तो एक्स को और वाई को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कुछ इस तरह से एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। फिर वाई प्लस 2 है और दूसरा वाला है 4 है, तो वाई प्लस 6 हो जाएगा ये, वाई प्लस 6 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अगला है आपके पास जेड माइनस 3 में 5 ऐड करेंगे तो जेड प्लस 2 हो जाएगा, जेड प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 4 9 एंड 12 के, तो पहला इसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स प्लस वाई था, ठीक है। चलिए तो पहले यहाँ से वाई की वैल्यू इसको इसके इक्वल रख लेते हैं, वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो अब यहाँ से एक्स प्लस वाई किसके इक्वल था 4 के, तो वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 3, तो वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1। और जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 12, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो इसको इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके पूछा ना एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट, तो 10 या 30 30 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो कैसे आसान सा क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, बेसिक से क्वेश्चन है। फिर से ये वाली चीज़ है और जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब यहाँ 0 0 आपको ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2x माइनस 3y, तो यहाँ से x और y की वैल्यू तो अब तो आप निकाल ही सकते हो मेरे हिसाब से, है ना। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 1x। फिर यहाँ पे बीच में प्लस, y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3y, और ये कितना आ जाएगा 5y, और फिर माइनस का कितना है आपके पास 8 और माइनस का 11, ऐसे ही रखने देते हैं ये प्लस का। और इज इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स मतलब 0 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जितने ऑर्डर के ये रहेंगे इधर पूरे प्लस माइनस करके उतना ही ऑर्डर का आपको लेना है, ऑर्डर की दिक्कत नहीं लेनी, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा दिस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 8, और दूसरा क्या होगा x प्लस 5y, x प्लस 5y, और ये माइनस का 11, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हो गया, और इक्वल टू में क्या आपके पास जीरो मैट्रिक्स, इसको जीरो के इक्वल, इसको भी जीरो के इक्वल। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल इफ। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, सबसे पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा भाई, आपको मैं याद दिला देता हूँ। मान लेते हैं दो मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स, ये इसका ऑर्डर ए क्रॉस बी है और दूसरे का ऑर्डर एम क्रॉस एन है। तो पहले का कॉलम अगर दूसरे को रो के इक्वल हो जाए, ध्यान समझिएगा, पहले का कॉलम अगर दूसरे के रो के इक्वल हो जाए तो तभी वो जो दोनों मैट्रिक्स है वो पॉसिबल है, उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कहते हैं ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ रोज, नहीं, सेम नंबर ऑफ रोज से बिल्कुल नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, कंप्लीटली करेक्ट। द नंबर ऑफ रोज, ये तो उल्टा हो गया। इफ ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, गलत बात, ठीक है ना, बताई दिया आपको मैंने। नेक्स्ट, if the orders of matrices A and B are this and this respectively, then which of the following true for the product BA? ओके, देखते हैं बी ए, मतलब देखिए बी का ऑर्डर ये है तो एम क्रॉस एन है, और दो ये पहला मैट्रिक्स हो गया, बी वाला मैट्रिक्स हुआ, दूसरा ऑर्डर मैट्रिक्स ए हो गया, इसका ऑर्डर कितना था, अच्छा दूसरा ऑर्डर पी क्रॉस क्यू था ना, टिडिंग टिडिंग पी क्रॉस क्यू, दूसरा वाला ऑर्डर पी क्रॉस क्यू, और पहले वाले का एम क्रॉस एन है। अब बी ए पॉसिबल हो, बी ए मतलब बी और ए का प्रोडक्ट, मतलब पहला ये दूसरा ये, तो पहले का कॉलम दूसरे का रो, क्यू इज इक्वल टू एम, तो देख लीजिए कहाँ है क्यू इज इक्वल टू एम, ये रहा, ठीक है ना। ये तो इधर उधर हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए, इफ़ पी एंड क्यू आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ दिस एंड दिस, अलग अलग ऑर्डर के, ठीक है, 3 क्रॉस एन है, एन क्रॉस पी है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पी क्यू इज, ध्यान समझिएगा, ये पहला वाला मैट्रिक्स हो गया विच इज़ नथिंग बट 3 क्रॉस एन, और दूसरा वाला मैट्रिक्स हो गया एन क्रॉस पी। तो देखिए ये दोनों प्रोडक्ट हैं या नहीं, इनका कह रहे हैं कि प्रोडक्ट पॉसिबल है डिफरेंट ऑर्डर का, तो पी क्यू का ऑर्डर क्या आएगा, मतलब जो नया ऑर्डर मैट्रिक्स जो बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, देखिए इसका एन है और इसका भी एन है, पहले का कॉलम दूसरे का रो, तब तो 100% है कि भाई साहब क्या बच गया ये, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर ये आपके पास पी है ये क्यू है, तो पी क्यू इज़ पॉसिबल, है ना, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलो मल्टीप्लाई हो गया भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस आपसे उसका ऑर्डर पूछ रहा है और कुछ नहीं। तो इसका उल्टा होता है, जो मल्टीप्लाई करने वाले की कंडीशन होती है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया ऑर्डर आता है उसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा पता है, पहले का रो दूसरे के कॉलम,
का जो ऑर्डर होगा वही आपके पास नए मैट्रिक्स का होगा, जो बचा हुआ था वही लिख दीजिए और कुछ नहीं। 3x p पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ से हमसे ऑर्डर ऑफ p पूछा गया। देखिए पहले का 2x2 है, हमें ऑर्डर से मतलब है, न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं। इसका ऑर्डर हम मान लेते हैं m×n। ठीक है, वो किसके इक्वल है, एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x1। तो हमें पहले से पता है अगर ये दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है, जो कि है यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, तो 100% 2 और इसका m, पहले का कॉलम दूसरे का m इक्वल होना चाहिए, मतलब m की वैल्यू 2 आ गई भाई, खत्म बात। ठीक है ना। और जो नया मैट्रिक्स बना है उसका ऑर्डर ये जो 2x1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पहले का रो और दूसरे के कॉलम के। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से ये 2 2 इक्वल है, 1 किसके इक्वल होगा, n के। तो m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 आ गई। मतलब क्या कहते हैं, नया ये जो मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर हमने m×1 माना था वो कुछ और नहीं है, 2x1 है। ठीक है ना, वो कितना आपके पास 2x1 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हमसे कहा जाता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, नहीं तो वैसे हम पता कर लेंगे। पहले का है 2x1 है ना, सॉरी 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 एक ही तो रो है, 1x2 है, 2 कॉलम है, और इसका कितना है 2x2। पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, तो ये 1 बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो नया जो मैट्रिक्स पॉसिबल होगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर 1x2 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू पूछा, तो कुछ नहीं है, पहले आप इसको एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख के x और y की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, इसको करेंगे तो 0, खत्म बात। ठीक है, इसे इसको करेंगे तो 0, ये जाएगा 4y। देखिए मल्टीप्लाई करना आपको जरूर आना चाहिए भाई, ध्यान से, बस यही आएगा इसका, बस और कुछ नहीं। अच्छा वो हो गया था, सॉरी 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 सॉरी। मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको करेंगे 0 0, 2x हो गया, इसको करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास, यार वेट ये उल्टा दिया है क्या, 1 मिनट। हाँ, 2 से इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, जीरो से करेंगे तो चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0। अब दूसरे वाले रो से भी हम करते थे और इसको हम रो वाइज ही लिखते थे, इसे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0, इसको करेंगे तो 4y। मैंने तो सही किया था भाई, तो 2x है और 4y है, लेकिन इक्वल में कॉलम वाइज दे रखा, मेरा आ रहा है रो वाइज और दे रखा है इसमें कॉलम वाइज। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। पहले का कितना है वो मैं देख लेता हूँ, पहले का है 2x2 और इसका कितना है 2x1। ठीक है, और ये आ जाएगा, ये इक्वल है, तो आंसर आना चाहिए। अरे ये भी सही है 2x1 का, मतलब मैं ही गलत कर रहा हूँ कुछ, तो मल्टीप्लाई गलत कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब। ओके, लेट मी डू इट वंस अगेन, कुछ तो गड़बड़ हुआ है भैया। चलिए रो को चूज किया, कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रो से इसको करेंगे तो आ जाएगा 2x और इसे इसको करेंगे तो प्लस का 0y। ये हो गया, सारे एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इसको भी कर दिया और दूसरे एलिमेंट से दूसरे को भी कर दिया, ये हो गया, ख़त्म बात। अच्छा रो ख़त्म हो गया, अब कॉलम, अब दूसरे रो को स्टार्ट करेंगे तो दूसरे रो में लिखेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, या अब इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 0, प्लस का करेंगे तो 4y। अब आई ना बात समझ में, 2 माइनस का 8। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज भैया देखना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये आएगा और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस का 8, यहाँ से इसको इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा, जब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगा तो। ठीक है, कितना आ गया 1 एंड माइनस का 2, 1 एंड माइनस का 2, 1 एंड माइनस का 2, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए टिडिंग टिडिंग। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर होगा ना तो अब गलत नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से आप देख ही लेंगे भाई साहब ये गलत कैसे आ रहा है। ठीक है ना, चलिए इफ दिस दिस इज इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स ले लीजिएगा जितने ऑर्डर का है, आप एक्स की वैल्यू निकाल देंगे वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू अच्छे से दिख नहीं रहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके पास बुक का ही है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ए है, तो आपके पास वैल्यू ऑफ के पूछा गया है, सेम ही है। ए स्क्वायर मतलब इसी को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू जैसे दिख नहीं रहा है तो देख लीजिएगा, ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई कर दीजिए और के से आप ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो के सबके साथ आ जाएगा, फिर इधर दोनों को मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, एक मैट्रिक्स आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को किसी भी एक को इक्वल रख दीजिए, वहाँ से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये भी आपके पास बिल्कुल सेम है, इनको मल्टीप्लाई कर लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस कर दिए, फिर तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया।
ए पता है, बी पता है, मैट्रिक्स ए भी मल्टीप्लाई करना है आपको और कुछ नहीं। ये भी 2x1 का आएगा जो कि अभी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। ये इनकी जो मल्टीप्लिकेशन करे थे ना, वही सेम मल्टीप्लिकेशन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, इसमें और इसमें, ठीक है ना। चलिए, या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा, ये और ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, पहले का ऑर्डर ये है, सच दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, अगर दोनों ही डिफाइंड है तो एम और एन को आपको क्या होना पड़ेगा भाई, एम और एन को आपके पास हमसे फिर पूछा क्या है, देन देन के बाद क्या पूछ लिया, देन ये क्या है, कुछ तो यहाँ पे ओके, ए का ऑर्डर दे रखा है तो बी का ऑर्डर आपसे पूछा रहेगा आपके पास, ठीक है ना। बी का ऑर्डर पूछा रहेगा आपके पास, तो बी का ऑर्डर पूछेगा तो दोनों ही आपके पास एम क्रॉस एन का ही मैट्रिक्स होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होंगे ना, तो ए बी भी डिफाइन होगा और बी ए भी डिफाइन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 41, इसमें कहा जाता है ए आई। देखिए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर आप उसे आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जैसा आंसर था वैसा ही मिलेगा, आपको कुछ भी चेंज देखने को उसमें नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसमें तो चेंज दिख रहा है, लेट में मल्टीप्लाई, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए चेंज भाई। जैसे कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पहले से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5, दूसरे करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 0, ठीक है ना, खत्म बात। ओके, अब दूसरे रो से दूसरे कॉलम को करेंगे तो इससे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इससे इसको भी कर लेते हैं तो आ जाएगा आपके पास टिडिंग 5 और 5 10 जा 10, ठीक है। ओके, अब 3 से इसको करेंगे तो आ जाएगा 3, देखिए मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, और 3 से कर दिया इसको तो हो गया 3, ये हो गई 0, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 0, इसको करेंगे तो माइनस का 4, ये हो गया 5 10 3 -4। हाँ देखो सेम, अरे यार ये तो सेम ही दिया था ना, चेंज नहीं आता, ध्यान से, ठीक है ना, चेंज नहीं आता, देख लीजिए आप, ये भी वही ए वही था और ये वाला भी वही है, तो ऑप्शन यही वाला आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं असर्शन एंड रीजन की, बड़े आसान होते हैं आप लोगों के असर्शन एंड रीजन। कहते द प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स इज पॉसिबल, ये रो मैट्रिक्स है और ये अभी बना लेते हैं, ये मान लेते हैं रो मैट्रिक्स है और ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, यस पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, रो और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है ना, आराम से। टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर कैन बी मल्टीप्लाई, सेम ऑर्डर वाले तो वैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन बी डायगोनल, रेक्टेंगुलर कभी भी डायगोनल नहीं हो सकता, स्केलर नहीं हो सकता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, जो डायगोनल में नहीं अगर वो जीरो है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ये भी ट्रू है भाई, तो पहला तो फॉल्स हो गया, पहला दूसरा ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ओके। अच्छा सर, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, ये इसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं और मैट्रिसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ट्रू है। वी कैन ऐड ओनली टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये भी बिल्कुल बात ट्रू है भाई, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आप लोगों को जो भी डाउट आता है उसको आपको क्या करना है, 74285669 74285252525669 व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना है, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो आपको मिल जाएगा। अगर उससे भी बात नहीं बन रही है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास का, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा पूरे 1 घंटे और आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा उस इंटरवल में, और साथ ही अगर आपको कुछ कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम होंगे तो कंसेप्ट्स को भी हम आपके सामने क्लियर करवा देंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट में आपके पास कहा जाता है, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी द प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, इट इज रॉन्ग। अच्छा ये वाला तो अभी पढ़ा ही नहीं, चलो ठीक है, ये वाला गलत है, क्यों, क्योंकि पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, इन्होंने उल्टा लिख दिया कि पहले का रो और दूसरे का कॉलम इक्वल होना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी होता है ना। पहला देखते हैं, असर्शन देखते हैं, फॉर एनी टू स्क्वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट, बिल्कुल भाई, अगर ऑर्डर सेम है तो ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, है ना, पहला ट्रू हो गया और दूसरा आपके पास फॉल्स हो गया। बताइए यहाँ तक आप लोग किस तरह की कोई प्रॉब्लम,
यहाँ तक अगर प्रॉब्लम नहीं तो बस भाई ख़त्म हो गया, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।